हेलो गाइस, वेलकम बैक। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन के लिए मुख्यतः तीन सिद्धांत प्रचलित हैं, जिसमें पहले सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा तटस्थता वक्र विश्लेषण यानी इंडिफरेंस कर्व, तीसरा प्रकट अधिमान सिद्धांत यानी रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। इसमें पहला सिद्धांत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर ये कहिए उपयोगिता ह्रास नियम, मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बताया है गाइस। मैं इसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके उसमें देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं समसीमांत उपयोगिता नियम यानी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताऊंगी, जो बताता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता जो है वो संतुलन में रह सकता है। समसीमांत उपयोगिता नियम यानी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को ही कार्डिनल थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। समसीमांत उपयोगिता को ही हम प्रतिस्थापन के नियम के नाम से भी जानते हैं, अधिकतम संतुष्टि के सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, उपभोक्ता संतुलन का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, सेकंड लॉ ऑफ गोसेन के नाम से भी जानते हैं। याद रहे गाइस, फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन जो है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो पिछले वीडियो में बताया था उसे कहते हैं, और सेकंड लॉ ऑफ गोसेन जो है वो समसीमांत उपयोगिता नियम है। सबसे पहले गोसेन के लेखों में दिखाई दिया था, इसीलिए इसको सेकंड लॉ ऑफ गोसेन भी कहते हैं। मगर समसीमांत उपयोगिता की स्पष्ट व्याख्या मार्शल के द्वारा की गई है। उपभोक्ता का व्यवहार दो बातों पर निर्भर करता है, एक वस्तु की कीमत पर, दूसरा उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता पर। और एक उपभोक्ता संतुलन में तब कहा जाएगा जब उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात बराबर हो। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए मार्शल कहते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिसका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है, तो वो इस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में कुछ इस प्रकार से बांटेगा कि सभी उपयोगों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। तभी वह व्यक्ति संतुलन में कहलाएगा। समसीमांत उपयोगिता में एक वस्तु के संदर्भ में जब उपभोक्ता संतुलन देखा जाता है तो फॉर्मूला ये होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। एम फॉर मनी, एम फॉर मनी। यानी इस पूरे को हम कैसे पढ़ेंगे, एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसके कीमत का अनुपात बराबर हो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के, ठीक है। और यही अगर वस्तु एक से अधिक हो तो उपभोक्ता संतुलन का फॉर्मूला ये नीचे वाला हो जाएगा। फॉर्मूले के अनुसार एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसके कीमत का अनुपात बराबर हो दूसरे वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसके कीमत के अनुपात के बराबर हो। यदि तीसरा वस्तु है तो उसके बराबर भी हो, यानी तीसरे वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसके कीमत का अनुपात ये सभी बराबर हो किसके, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन को हम इस फिगर से भी दिखा सकते हैं। यहां हम देखते हैं ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, यहां पर प्राइस दिया हुआ है, यहां पर यूनिट ऑफ गुड्स दिया हुआ है, ठीक है। ये RD डिमांड कर्व है जो कि बताता है कि एक उपभोक्ता वस्तु के लिए कितना कीमत देने के लिए तैयार है। और D जो है यानी डिमांड जो है, हम लोग मैंने शुरू में ही बताया था कि डिमांड जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी पर डिपेंड करती है। यहां पर हम देखते हैं कि एक उपभोक्ता जो है वस्तु की OP प्राइस देकर OM मात्रा खरीदता है और Q बिंदु पर संतुलन में रहता है, ठीक है। इस बिंदु पर, इस Q बिंदु पर ये जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। मान लीजिए कि उपभोक्ता अपना संतुलन बिंदु Q से हटाकर Q1 करता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि उपभोक्ता का जो बचत है, अभी अगर Q चुनता है, अगर अपना संतुलन वो Q चुनता है तो एक उपभोक्ता को R Q P के बराबर
सरप्लस मिलता है, बचत। सरप्लस मीन्स बचत, इतने के बराबर उसको बचत मिल रही है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि उपभोक्ता Q से हटकर संतुलन को अपना Q1 चुन रहा है, तब क्या होगा, यानी पीछे आ जाएगा, तब क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये जो हिस्सा है ये माइनस हो जाएगा। यहां पर हम N1 दे देते हैं। ठीक है, यानी Q1 N1 इतना जो है इतने से माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, Q1 N1, यानी उपभोक्ता की बचत जो है वो घट जाएगी और वो संतुलन में नहीं रहेगा। ठीक है। एक उपभोक्ता जो है Q1 बिंदु को नहीं चुनेगा क्योंकि इस बिंदु पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक है। ठीक है, और प्राइस जो है, प्राइस की सीमांत उपयोगिता कम है। एक दूसरा कंडीशन है यहां पर, मान लीजिए कि उपभोक्ता अगर Q2 बिंदु को चुनता है, तब क्या होगा, यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता कीमत से, ये रहा कीमत, कीमत से कम हो गई है। ठीक है, इसलिए यहां पर भी संतुलन में नहीं रहेगा। अब क्या हो रहा है, इसे नेगेटिव बचत प्राप्त हो रही है। इस बिंदु पर एक उपभोक्ता को Q2D के बराबर नेगेटिव बचत प्राप्त हो रही है। ये उपभोक्ता हर हाल में यहाँ Q बिंदु पर संतुलन में रहेगा क्योंकि इसी बिंदु पर एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसके कीमत का अनुपात बराबर हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि जहां पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां इक्विलिब्रियम बनता है, इसलिए ये बिंदु जो है ये संतुलन का बिंदु है। उपभोक्ता संतुलन को इस टेबल से और अच्छे से समझाया जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 6 रुपया है, ठीक है, और उसे वस्तु ए भी पसंद है, बी भी पसंद है और सी भी पसंद है, यानी उसे सेब खाना भी पसंद है, संतरा भी पसंद है और मिठाई भी पसंद है। मगर उसके पास मुद्रा सीमित है, यानी 6 रुपए है। मार्शल का कहना है उपभोक्ता विवेकशील है और वो अपनी प्रत्येक मुद्रा की इकाई को सोच समझकर खर्च करेगा। पहला इकाई मुद्रा का उपभोक्ता उस वस्तु पे खर्च करेगा जिससे उसको सीमांत उपयोगिता सबसे अधिक मिल रही होगी। हम लोग बोर्ड पे देखते हैं सेब की सीमांत उपयोगिता इस पूरे में सबसे अधिक है, यानी पहला रुपया वो इस जगह पे खर्च करेगा। अब हम देखेंगे कि वो दूसरा रुपया कहां खर्च करेगा। देखते हैं कि टेबल में यहां पे भी 20 है और यहां पे भी 20 है, ये कहीं और 20 है नहीं है, तो चाहे तो उपभोक्ता ये भी ले सकता है या ये भी ले सकता है, ये उसकी मर्जी है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक सेब तो ले ही चुके हैं, चलो हम एक संतरा ले लेते हैं, यानी दूसरा रुपया वो यहां खर्च करेगा। ठीक है, तीसरा रुपया 20 यहां है, तीसरा यहां खर्च करेगा। चौथा, अब देखते हैं चौथा रुपया खर्च करते समय देखते हैं कि तीनों में 15 15 15 है। ठीक है, तो 2 इकाई तो इसका ले ही चुका है, 1 इकाई इसका भी हो गया, तो अब एक समझदार उपभोक्ता क्या करेगा कि वो तीसरा वस्तु लेना चाहेगा। ठीक है, तो यानी चौथा रुपया वो यहां खर्च करेगा। अब हो गया, अब बचा 5वां रुपया। 5वां रुपया इसमें भी खर्च कर सकता है, इसमें भी खर्च कर सकता है, तो इसका 2 इकाई ऑलरेडी हो गया है, तो क्या करेगा, 5वां इकाई इस पे खर्च कर देगा। ठीक है, छठा रुपया यहां 15 है, इस पे खर्च कर देगा, यानी 3 इकाई सेब का, 2 इकाई संतरा का और 1 इकाई मिठाई का लेकर एक उपभोक्ता जो है वो संतुलन में रहेगा। कैसे, हम लोग देखते हैं, यहां हम लोग काउंट करते हैं टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई इसकी, 5, 3 2 5 1 6,
ठीक है, प्लस ये कितना है 35, यहां पे कितना देखते हैं 15, यानी 5 10 15 का 5 कैरी 1 2 3 4 5 5 और 6 11 115, यानी टोटल यूटिलिटी 115। इस तरह से हम देखते हैं कि 6 रुपए को वो अगर इस तरह से खर्च करता है तो उसे 115 यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो संतुलन में रहेगा। यानी 3 रुपया सेब के ऊपर, 2 रुपया संतरा के ऊपर और 1 रुपया मिठाई के ऊपर खर्च करके उपभोक्ता संतुलन में है। अगर वो इस तरह से खर्च नहीं करता है और दूसरे तरीके से खर्च करता है तो उसका संतुष्टि का जो स्तर है वो कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि वो इसमें से किसी और चीज को मान लीजिए वो एक रुपया इस पे खर्च ना करके इस पे करता है या इस पे करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो ये वाला 6ठा रुपया जो है वो इस पे खर्च कर देता है, ठीक है। ये वाली इकाई को न लेकर वो ये वाली इकाई को ले लेता है। तो यहां पर देख रहे हैं 15 माइनस 10 यानी 5, यानी यहां पर जो है हमारा 5 जो है वो माइनस हो जाएगा यानी 110 हो जाएगा। हमारी कुल उपयोगिता बढ़ने की बजाय घट जाएगी, ठीक है। इसलिए हर हाल में उपभोक्ता क्या करेगा, 3 रुपया इसके ऊपर खर्च करेगा, 2 रुपया इसके ऊपर खर्च करेगा एंड 1 रुपया जो है वो इस पे खर्च करेगा, तभी वो संतुलन में रह सकता है, अदरवाइज नहीं रह सकता है। यहां पे देख रहे हैं कि हमारा जो फॉर्मूला था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स बराबर हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ जेड, बराबर हो रहा है 15 15 15। अब इसी चीज को हम फिगर से भी और अच्छे से समझ सकते हैं। फिगर खींचने का भी टेक्निक होता है, अगर उस टेक्निक से अगर फिगर खींचा जाए तो कभी भी गलत नहीं होगा। देखें हम लोग, अब इस फिगर में देखते हैं, यहाँ पे 2 वस्तु दी गई है, एक x वस्तु और दूसरी y वस्तु, और ये जो रेखा है ये सीमांत उपयोगिता है x की और ये वाला जो कर्व गया है ये सीमांत उपयोगिता है y की, और दोनों एक दूसरे को जहां पर काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर संतुलन बन रहा है। यहां हम देख रहे हैं कि एक उपभोक्ता जो है x की OM मात्रा यूज कर रहा है और y की OM मात्रा यूज कर रहा है, और यूज करके वो संतुलन E बिंदु पर संतुलन में है। अगर एक उपभोक्ता सोच रहा है कि मैं x की
किसी दोनों में से किसी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ा देता हूं, तब क्या होगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि एक उपभोक्ता ने x की कुछ मात्रा को बढ़ा दिया, ठीक है, x की यहां से यहां तक कर दिया, यानी अब वो क्या कर रहा है, OM की जगह OM1, OM की जगह OM1, x इक्वल टू कितना हो गया, OM1 मात्रा हो गया, ठीक है, और y इक्वल टू क्या हो गया, OM1 हो गया। हम लोग देख रहे हैं कि ये कम है, तो इस संतुलन से हटकर उसकी उपयोगिता बढ़ने के बजाय घट जाती है। कैसे घटती है, यहां हम देखते हैं कि जब उपभोक्ता x की OMN1 के बराबर इकाई बढ़ा देता है, तब क्या होता है, इतने के बराबर उसकी संतुष्टि x के प्रति बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ y की संतुष्टि जो है वो घट जाती है, इतना घटती है, x की इतनी बढ़ती है मगर y की इतना घट रही है, यानी बढ़ना कम हो रहा है, घटना ज्यादा हो रहा है। जब उपभोक्ता x की OM से OM1 इकाई बढ़ा देता है, उसका जो है उपयोगिता x वस्तु के लिए बढ़ जाता है। वो कितना है, x वस्तु के लिए EM1 एंड A इतने के बराबर बढ़ जाता है, मगर वहीं y का जो है वो EM1 और A1 घट जाता है, ठीक। यहां हम देखते हैं EM1 और A1 इज ग्रेटर देन EM1A, ठीक है, यानी इस हिस्से से ये हिस्सा जो है वो बड़ा है, यानी फायदा होने की बजाय घाटा हो रहा है। ठीक इसी तरह से अगर हम इस साइड y का कुछ हिस्सा बढ़ा देते हैं, y की कुछ इकाइयां बढ़ा देते हैं, तो हम देखते हैं कि जितना फायदा नहीं हो रहा है उससे कहीं ज्यादा घाटा हो रहा है। फायदा से कितना हो रहा है मगर घाटा इतना हो रहा है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।